दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कैन। यहाँ पर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर के आया है आज की इस वीडियो में, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेशली आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। टॉप 30 क्वेश्चंस को समाहित किया गया है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी परीक्षा में इनके आने के प्रबल चांसेस हैं। तो सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट, जिसके अंतर्गत 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने भारतीय इतिहास को 3 भाग तथा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया है? ऑप्शन ए जेम्स मिल, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी सर थॉमस स्मिथ और ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आप सभी का ऑप्शन नंबर ए जेम्स मिल। प्रश्न संख्या दूसरी है, प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का पहला राजा का शासक था, यानी जो वर्धन वंश था वो किस राज्य का जो है शासक वंश था? ऑप्शन ए थानेश्वर, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी गीतावर्धन और ऑप्शन डी पटना। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए थानेश्वर। प्रभाकर वर्धन जो है और इसके प्रतापी राजा हर्षवर्धन भी हुए हैं और इनकी राजधानी थानेश्वर थी और बाद में इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 1556, ऑप्शन बी 1545, ऑप्शन सी 1555, ऑप्शन डी 1526। राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, सूरदास ने महान संत डैश डैश की शिक्षाओं से प्रेरणा ली और ऐसा माना जाता है। तो सूरदास ने किस महान संत से शिक्षा ग्रहण की या प्रेरणा ली? रामदास, हरिदास, चैतन्य और वल्लभाचार्य। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल स्थल डैश 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 के आर्द्र तल या तल के साथ साथ पाए जाते हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल किस नदी के किनारे पाए जाते हैं? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी घग्गर हकरा नदी और ऑप्शन डी ब्यास नदी। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी घग्गर हकरा नदी के किनारे। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966, 1962, 1965 या 1971 में? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी हरियाणा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1917 में गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह बिहार में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी और उनके विभिन्न निकायों से जुड़ाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन पहला है वह क्रिप्स आयोग के एक सदस्य थे, दूसरा है वह केंद्रीय विधान परिषद के एक सदस्य थे, तीसरा है वह संविधान सभा के एक सदस्य थे। अब इन बिंदुओं के आधार पर इसमें से कौन सा कूट सही है, ए, बी और सी या डी? तो आप सभी लोग बताएं फटाफट। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सारे कथन जो हैं वो असत्य हैं। गांधी जी ना तो क्रिप्स आयोग के सदस्य थे और ना तो विधान परिषद के सदस्य थे और ना ही आप सभी को बता दें संविधान सभा के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1920, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1920 और ऑप्शन डी 19 अप्रैल 1919। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी राधाकांत देव। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सा प्रश्न ऑप्शन राइट होगा? कमेंट करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8.16% जो है वो अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशत जनसंख्या थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दाईं ओर से आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी सिंध और ऑप्शन डी कोसी। राइट आंसर होगा आपका राइट आंसर डी ऑप्शन कोसी। कोसी एक ऐसी नदी है जो दाईं ओर से आकर मिलती है और गंगा की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता डैश 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 के कारण होती है? ऑप्शन ए उच्च वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी जलीकरण, ऑप्शन सी वर्षण और ऑप्शन डी नदी के जल का अंतः भ्रमण श्रवण। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नदी के जल का अंतःश्रवण होने के कारण बंगाल की खाड़ी में जो है
समुद्र का जो जल है वो निम्न लवणीय पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्दी में रबी की किस फसल की बुआई की जाती है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी ककड़ी और ऑप्शन डी धान। राइट आंसर आपका हो जाएगा, बहुत ही इजी है, ऑप्शन नंबर ए गेहूं। भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए अक्षांश रेखाएं, ऑप्शन बी देशांतर रेखाएं, ऑप्शन सी समताप रेखाएं और ऑप्शन डी समताप रेखाएं। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा के समांतर जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत की जीडीपी की गणना करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी राजस्व विभाग, ऑप्शन सी आर्थिक मामले और ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ। राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ के द्वारा भारत की जीडीपी की गणना की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी बैंकिंग, ऑप्शन सी स्वास्थ्य और ऑप्शन डी कृषि। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उद्योग जो है वो माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र बताए गए हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को ही माध्यमिक क्षेत्र कहा जाता है और उसके अंतर्गत उद्योग आते हैं। कृषि से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और सेवाओं से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए राजस्व प्राप्तियों की कुल राशि, ऑप्शन बी पूंजीगत प्राप्तियों की कुल राशि, ऑप्शन सी वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है, ऑप्शन डी अनुमानित सरकारी व्यय की कुल राशि। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में विमुद्रीकरण की मुद्रा देश के कुल नगद मूल्य का कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 86%। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात किसे भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी टी कृष्णाचारी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी एम ए अयंगर, ऑप्शन सी गणेश वासुदेव मावलंकर और ऑप्शन डी सरदार हुकुम सिंह। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है, निम्न भारतीयों में से कौन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक न्यायाधीश नहीं था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, के एन वांचू जो थे वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य धर्म, वंश, लिंग, जाति, उत्पत्ति के स्थान पर के आधार पर किसी भी नागरिक को वंचित नहीं करेगा? तो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य वर्णित है उसके अंतर्गत, जो मौलिक कर्तव्य नहीं मौलिक अधिकार जो वर्णित है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 15 आता है, उसमें ऐसा प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दंतवल्क में उपस्थित कैल्शियम फास्फेट प्रकृति कैसा होता है? ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी उदासीन, ऑप्शन सी अम्लीय और ऑप्शन डी उभयधर्मी। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? तो राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैसीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के गुण उनके डैश 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 के आवर्ती फलन है। किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक गोलाकार दर्पण और पतले गोलाकार लेंस दोनों की ही फोकस दूरी प्लस 25 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस डैश 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 होने की संभावना है, कैसा होने की संभावना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दर्पण उत्तल और लेंस दर्पण अवतल और लेंस उत्तल होने की संभावना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, सेल में विभवांतर इकाई किस से मापा जाता है? ऑप्शन ए कूलाम में, ऑप्शन बी एम्पियर में, ऑप्शन सी वोल्ट में और ऑप्शन डी जूल में। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट में नापा जाता है। दोस्तों ये था जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर
पहला, जिसके अंतर्गत हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं, खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। जल्द ही हिंदी की प्रैक्टिस सेट भी आप सभी के लिए चैनल पर अपलोड की जाएगी। तो इसके लिए सभी साथी अगर फिर आपका तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए, तो चैनल से जरूर जुड़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।